झगड़ा कांग्रेस में भी कम नहीं है। बीजेपी के जितना तगड़ा झगड़ा भले ना हो, दावेदार ज्यादा ना हो, लेकिन कुछ मजबूत दावेदार वहां, कुछ नाम वहां उलटफेर करने की मंशा से भी आ रहे हैं। सबसे पहले मनोज रावत का दावा वहां सबसे मजबूत है, क्योंकि मनोज रावत 2017 में जब बीजेपी की आंधी उत्तराखंड में चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, और कांग्रेस महज 11 सीटों पर सिमट जाती है, तब केदारनाथ सीट पहली बार चुनाव लड़े मनोज रावत, पत्रकार रहे हैं। वो वहां से चुनाव लड़ते हैं, राशा नोटियाल, शैला रानी रावत को हराते हुए, कुलदीप रावत को हराते हुए वहां से विधानसभा पहुंचते हैं। 2022 का चुनाव हालांकि वो हार गया। उनके विरोधी उन पे आरोप लगाते हैं कि वो क्षेत्र में हारने के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, तो ये उनके विरोधियों का तर्क है। लेकिन माना जाता है, क्योंकि जो मनोज रावत के समर्थन के लोग हैं, या उनका साफ तौर पर कहना है कि जब मंगलौर में 2022 का चुनाव हारने के बावजूद काजी निजामुद्दीन को मौका दिया जा सकता है, ऐसा दूसरी सीटों पर भी होता रहा है, तो उनको मौका क्यों नहीं दिया जाएगा। वो एक चुनाव जीते हैं, एक चुनाव अगर हारे हैं तो उनका दावा सबसे मजबूत है। हरीश रावत उनकी लिए लॉबिंग करेंगे, जोर लगाएंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि जिस तरह वो बद्रीनाथ में लगातार कैंपेनिंग के दौरान गणेश गोदियाल के साथ रहे थे, तो पूरी संभावना है कि गणेश गोदियाल भी उनकी वकालत करेंगे। गणेश गोदियाल गढ़वाल से कांग्रेस के सांसद चुनाव के प्रतिनिधि रहे थे। इस लिहाज से इन 14 सीटों पर जो कांग्रेस में टिकट बंटवारे की रणनीति, स्ट्रेटजी रही है, उसमें गणेश गोदियाल की से है वो बहुत मायने रखेगी। उनका जो समर्थन है वो बहुत मायने रख सकता है मनोज रावत के लिए। लेकिन मनोज रावत की चिंता ये कि वहां से जो दूसरा नाम सामने उभर करके आ रहा है, वो नाम ये भी आ रहा है कि कांग्रेस के भीतर के कुछ जानकार मानते हैं कि जो करण महारा है, प्रदेश अध्यक्ष है, जो अभी यात्रा लेकर के केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका समर्थन जो वहां पे जिला अध्यक्ष बनाए गए थे उन्हीं के द्वारा, कुंवर सजवान, उनको लेकर के है। ऐसा भी कुछ कांग्रेस के जानकारों ने कहा कि सजवान आर्थिक तौर पर मजबूत माने जाते हैं और इस चुनाव में संसाधनों का बड़ा बोलबाला रहने वाला है। करण मारा को इस नजरिए से देखा जाए तो वो उनका समर्थन कर सकते हैं कि जिला अध्यक्ष है उनको उतारा जाए। तो ये दूसरे दावेदार है। हालांकि उनको कितना समर्थन हरीश रावत का मिलता है, यशपाल आर्य का मिलता है, प्रीतम सिंह का मिलता है, गणेश गोदियाल का मिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जो तीसरा नाम है, नाम तो और बहुत सारे, लेकिन जो तीसरा नाम है जो बड़ा उलटफेर करने के नजरिए से दिखाई दे रहा है, इस पूरी यात्रा में दिखाई दे रहा है, बद्रीनाथ के कैंपेन में दिखाई दे रहा था, मंगलौर के कैंपेन में दिखाई दे रहा था, वो नाम है हरक सिंह रावत का। हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग से 2022 में, माफ कीजिए, 2012 में तब चुनाव जीत गए थे, जब वो लगातार डोईवाला से 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तब वो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस में होते थे, यशपाल आर्य प्रदेश अध्यक्ष होते थे, प्रदेश की सत्ता में बीजेपी काबिज थी, और वो लगातार डोईवाला से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरी वक्त में जब ये कहा गया कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आप तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, उनके विरोधियों ने एक जाल बिछा करके टिकट बंटवारे के समय हरक सिंह रावत को ट्रैप किया और उनको रुद्रप्रयाग भेज दिया गया था, जहां से वो अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, मातबर सिंह कंडारी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। कद्दावर मातबर सिंह कंडारी को वो उस चुनाव में आखिरी 25 दिनों के कैंपेन में, चुनाव रणनीति में हरक सिंह रावत हरा देते हैं। ये हरक सिंह रावत की सियासत की कुव्वत रही है। ये माना जाता रहा है कि हरक सिंह रावत अगर चुनावी अखाड़े में जब उतरते हैं तो सामने का जो उनका प्रतिद्वंदी होता है उनके लिए वो बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये अलग बात है कि 2022 के ठीक विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में मंत्री पद छोड़ करके पार्टी से उनको निकाला जाता है, वो कांग्रेस में जाते हैं और खुद चुनाव में लड़के अपनी बहू को, अनुकृति गुसाई को आगे करते हैं, वो चुनाव लड़ती हैं लेसडाउन से, वहां से दिलीप सिंह रावत के हाथों शिकस्त खा बैठती हैं। तो जिस तरह से वापसी करने के लिए हरक सिंह रावत छटपटा रहे हैं वो हमने देखा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो हरिद्वार से लोकसभा का टिकट भी मांग रहे थे। लेकिन जिस तरह ईडी सीबीआई का मामला उनके गले पड़ता है, जो एक रेड पड़ती है उसके बाद वो घर में जिस अंदाज में भूमिगत होते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस 99 पर आई, बीजेपी 240 पे अटकी है, तब हरक सिंह रावत को एक तरह से नई सियासी संजीवनी नजर आ रही है। और उसके बाद वो मंगलौर में ताबड़तोड़ कैंपेन करते नजर आए, वो बद्रीनाथ में कैंपेन करते हुए नजर आए, अब वो इस यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रीतम सिंह कैंप है वो हरक सिंह रावत की मदद कर सकता है इस चुनाव में। वो केदारनाथ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये दावा है कि अगर उनको वहां से मौका मिलेगा तो इस उपचुनाव में वो ताकतवर बीजेपी को हरा सकते हैं। और उनके कैंप की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि
27 में जब विधानसभा का जब चुनाव होगा तब वहां से फिर मनोज रावत चुनाव लड़ सकते हैं, तब हरक सिंह रावत किसी दूसरी सीट की तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। उसके पीछे ये लॉजिक भी दिया जा रहा है कि जब प्रकाश पंत का निधन हो गया था और उनकी पत्नी चंद्रा पंत जब चुनाव लड़ती हैं पिथौरागढ़ से, जो बाई इलेक्शन लड़ती हैं, तो जो प्रत्याशी थे, विधायक भी रहे, इस वक्त भी विधायक हैं वहां से, मयूख महर, वो चुनावी लड़ाई से पीछे हट जाते हैं और कांग्रेस दूसरे चेहरे को वहां से चुनाव उतारती रहे। ऐसा जब चंपावत से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जब उपचुनाव लड़ने के लिए आगे आते तो वहां से हिमेश खरकवाल भी पीछे हट जाते हैं, जो परंपरागत तौर पर 20 साल से उस सीट पर राजनीति कर रहे थे, वो पीछे हट जाते हैं और वहां से नए चेहरे को उतारा जाता है। तो क्या समझा जाए कि ये इस लिहाज से हरक सिंह रावत को ये मान करके कि इस चुनावी लड़ाई को किसी भी कीमत पर जीतना है, 2027 में वहां मनोज रावत भी आ सकती है, ये तर्क भी हरक सिंह रावत के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इतना आसान हरक सिंह रावत के लिए टिकट पाना कांग्रेस का अब नहीं है, क्योंकि सवाल राजनीति में क्रेडिबिलिटी का भी बहुत बड़ा होता है। हरीश रावत के साथ भले वो मुस्कुराते हुए इस यात्रा के दिनों में नजर आए हो, लेकिन धुर विरोधी हरीश रावत हो सकते हैं टिकट बंटवारे के समय अगर हरक सिंह रावत के नाम की चर्चा की जाएगी। कुछ लोगों ने तो यहां तक किया कि हरीश रावत को खुद ही चुनाव क्यों न लड़ जाना चाहिए, या फिर गणेश गोदियाल को चुनाव यहां से क्यों न लड़ जाना चाहिए। हालांकि मोटे तौर पर असल मुकाबला वहां दिखाई दे रहा है कि वहां जो 3 चेहरों की हमने बात की, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग के, और उसके बाद मनोज रावत पूर्व विधायक, और हरक सिंह रावत, क्या समझा जाए कांग्रेस के भीतर भी ये बेहद दिलचस्प हो गई टिकट बंटवारे की, टिकट पाने की लड़ाई। क्योंकि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव की जीत ने कांग्रेस को इस मुहाने पर, इस जोश में पहुंचा दिया है कि वो वापसी कर सकते हैं उत्तराखंड की सत्ता में। 2014 से वो लगातार चुनाव हारती आ रही है और बद्रीनाथ मंगलौर के बहाने उसके लिए जीत का रास्ता खुला हुआ है, इसलिए वो किसी कीमत पर इस रास्ते को बंद नहीं करना चाहेगी। तो बीजेपी भी जानती है कि अब उत्तराखंड की जो सियासी लड़ाई है, जो चुनावी लड़ाई है, वो अलग मुकाम पर जाकर के लड़नी पड़ेगी। 2014, 19, 24, 17 और 22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को इन 5 चुनाव में बम्पर वोट मिला है, लेकिन 2 उपचुनाव ने बीजेपी की हवा निकाल दी है। इस लिहाज से प्रत्याशी चयन को लेकर के बीजेपी भी बेहद ज़्यादा संजीदा हो गई है। वो बहुत फूक फूक कर कदम बढ़ा रही है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रावत वर्सेस रावत की लड़ाई होती है, या फिर नौटियाल वर्सेस रावत की लड़ाई होती है, या कोई नया चेहरा, जैसे हमने सजवान की बात की, जैसे हमने अजेंद्र अजय की बात की, जैसे हमने उनियाल की बात की, जैसे हमने चंद्र प्रसाद भट्ट की बात की, यानी बहुत सारे दूसरे चेहरों की बात की। यानी केदारनाथ की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। नज़र चुनाव आयोग की तरफ है तो नज़र इधर भी है कि बीजेपी किसे अपना चेहरा बनाती है और कांग्रेस मैदान में किसे उतारती है। तनुज अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिहाज से कांग्रेस किस पर दाव लगा सकती है और बीजेपी किसे उतार सकती है। नमस्कार।